ओके, जस्ट अ मिनट। अब सही है थोड़ा? अब यस ठीक सर, है सर। परफेक्ट। यस सर। ठीक है। तो कल हमने सेक्शन 12 तक पढ़ लिया था, वर्डेबल मैरिज तक। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो आपका टॉपिक होगा मैट्रिमोनियल रेमेडीज के बारे में। मैट्रिमोनियल में क्या क्या मिली है, ठीक। इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन होता है। हेलो, आवाज सही से नहीं आ पा रही क्या? यस सर। आवाज। हेलो। नहीं आ रही है। मिनट में चेक कर ले। अभी ब्रेक सर। हेलो। आपकी वॉइस क्लियर है पर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। के अंदर कुछ हो रहा है। सर आवाज आपकी फ्लक्चुएट हो रही है, ये इशू है। एक बार सर रीज्वाइन कर सर एक बार रीज्वाइन करिए, क्या पता सही हो रीज्वाइन जाए। करके देखिए सर। हेलो, वो आ पा रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है यस क्लियर। सर। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, कल हमने सेक्शन 12 तक पढ़ लिया था, वर्डेबल मैरिज तक। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैट्रिमोनियल रेमेडीज के बारे में है। सर क्लास और की इसके अंदर सर एक चीज सुनिए सर, क्लास की पीडीएफ भी सर प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज सर। हाँ, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अभी ये वाले लेक्चर के बाद, ठीक है? थैंक यू। हाँ, ये जो हम मैट्रिमोनियल रेमेडीज में जो सबसे पहला हमारा सेक्शन आएगा वो होगा सेक्शन 9। और हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी नहीं है, इसका सेक्शन याद रख लेना कि सेक्शन 9 जो है हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से डील करता है, जिसको हम शॉर्ट में आरसीआर भी बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 9। और इसका जो मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, वो होता है कि कपल टू हैव ईच अदर सोसाइटी। मतलब जब हम शादी करते हैं तो हमारा जो स्पाउस का एक राइट होता है कि वो एक दूसरे सोसाइटी के अंदर रहे, ठीक है? और अगर वो किसी अनरीजनेबल से, मतलब कोई इसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ही नहीं है और वो उस सोसाइटी से विड्रॉल कर लेता है। हेलो, आवाज ब्रेक दोबारा हो रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। नहीं सर, अब आ तो रही आ है। रही है बात। जी सर। हाँ, जिसमें इशू आ रहा है वो थोड़ा दोबारा लेफ्ट करके या ज्वाइन करे, तो क्या पता आपका नेटवर्क इशू हो, ठीक है? हाँ, तो हम जो पढ़ रहे थे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में, वो सेक्शन 9 जो हमारा डील करेगा इससे। और जो इसके कुछ कंडीशंस होती हैं वो याद रख लेना, और ये आप लिख लो कंडीशंस आरसीआर के बारे में। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो है स्पाउस हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है? कि एक जो हमारा स्पाउस है, मतलब हमारे जो एक हस्बैंड है, वाइफ है, अगर वो
अपने हस्बैंड, अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉल कर लेती है, या कोई अगर वाइफ है, हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ की सोसाइटी से विड्रॉल कर लेता है। और हाँ, कोई उसका रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। सेकंड कंडीशन हमारा है नो रीजनेबल एक्सक्यूज। और थर्ड है हमारा अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है पिटीशन में जो है, जो पिटिशनर है उसके स्टेटमेंट से कि हाँ कि ये ट्रू है स्टेटमेंट इसका, अगर ये कोर्ट सेटिस्फाइड कर जाती है। थर्ड कंडीशन हमारी ये हो गई। और फोर्थ कंडीशन है हमारी नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू ग्राउंड एप्लीकेशन, मतलब कोई और अदर लीगल ग्राउंड नहीं है उसका जो रिफ्यूज है, उसका जो विड्रॉल करने से उसकी सोसाइटी से कोई और लीगल ग्राउंड नहीं है। ठीक है। और अगर हाँ, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड सोसाइटी से विड्रॉल करता है, अब उसके सर आपकी है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर प्लीज पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। नो सर, सर आपकी No, वॉइस sir. ब्रेक हो रही है सर कॉन्टिन्यूसली। मुझे आ रहा है। सर आप लीव करके रीजॉइन कर लीजिए। हेलो, क्लियर है आवाज अब? हाँ सर यस। यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी मैं अपना जो कैमरा है वो मैं ऑफ कर देता हूँ, क्या पता कैमरे की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही हो। ठीक है। हाँ सर वो बेटर रहेगा। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो मैं हाँ कैमरा off आपका कर चेहरा देता याद है सर। हूँ। ठीक है। हाँ, तो कंडीशंस में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सेक्शन 9 के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है कौन सा सेक्शन स्पाउस है, मैं सेक्शन 9 आ रहा हूँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ठीक है। कंडीशन इसके लिख लो। स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड एक्सक्यूज नहीं किए, नो यूजेबल। और थर्ड कंडीशन है कि सेकंड कोर्ट जो कंडीशन है कौन सी कही आपने सर? भैया आवाज नहीं आ रही। नो सर आपकी आवाज ना फिर से नो रोबोटिक हो रही है। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, सर आपके एंड से इसके बहुत अंदर कुछ सर आपकी सर आवाज कुछ ब्रेक हो समझ रही है। में नहीं आ रहा, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज।
सर एक बार दोबारा से स्टार्ट करें मीटिंग। 2-3 मिनट तो है। सर इस क्लास को दोबारा से स्टार्ट करके देखिए एक बार। लगता है सर का नेटवर्क इशू है। थिंक हेलो, आवाज आ रही है अब? सर यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कंडीशन कहाँ तक लिख ली थी? सेकंड कंडीशन हमारी लिख ली थी आपने, नो रीजनेबल एक्सक्यूज। और थर्ड कंडीशन जो है हमारी, वो है कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेटमेंट मेड इन द पिटीशन आर ट्रू। मतलब कोर्ट को जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो पिटीशन में जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है वो सत्य है। ये थर्ड कंडीशन है हमारी। और जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एप्लीकेशन। मतलब कोई और लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी हो गई स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, सेकंड हो गई नो रीजनेबल एक्सक्यूज, थर्ड हो गई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेटमेंट आर ट्रू, और फोर्थ हो गई नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एप्लीकेशन। तो हमारा इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही था, सेक्शन 9 में। बस इसका सेक्शन आप थोड़ा याद कर लेना कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 9 हमारा इससे डील करता है। और फिर हम आगे चलेंगे तो सेक्शन 10 पे आएंगे। सेक्शन 10 हमारा डील करता है जुडिशियल सेपरेशन से। जो जुडिशियल सेपरेशन है एक तरीके से डाइवोर्स से पहले का एक कंडीशन होती है ये। जैसे जब हम कोर्ट में डाइवोर्स की एप्लीकेशन है पिटीशन फाइल करते हैं तो जो कोर्ट है वो हमारे को जुडिशियल सेपरेशन देती है बजाय डाइवोर्स के, कि एक बार आप अलग रहकर जिंदगी के मजे लेके देखो। अगर जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ है, वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट के अंदर गए, अब कोर्ट ने उनको जुडिशियल सेपरेशन दे दिया। अब वो दोनों अगर अलग रह रहे हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है अलग रहकर कि हाँ कि हम तो वो हैं सही बिंदास जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। और अगर हाँ उनको लगता है कि नहीं हम जो हैं वो साथ में ही सही थे, हमने गलती करी कि डाइवोर्स फाइल करके, और जुडिशियल सेपरेशन के बाद उनको लगता है कि हम इसी में मतलब बहुत मतलब हम दोनों आपस में एकदम सही रह रहे थे, तो उनका जो जुडिशियल सेपरेशन है वो कैंसिल हो जाता है। जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है जुडिशियल ऑपरेशन का, सेपरेशन का सॉरी, वो होता है आपकी शादी के जो बंधन है उसको प्रिजर्व करने के लिए। ये जो ऐसा तो फिर सारी शादी जो है हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है। अगर हम सबको डाइवोर्स देते रह जाएंगे तो फिर जो हमारा जो शादी का जो बंधन होता है वो टूटता रह जाएगा, तो इस पे सोसाइटी पे भी हमारे काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये सेक्शन 10 हमारे डाला गया है इस एक्ट के अंदर, जो डील करता है जुडिशियल सेपरेशन से। और इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं जुडिशियल सेपरेशन के, जो हमारे डाइवोर्स के भी ग्राउंड है। जैसे जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड्स है, सबसे पहले इसके अंदर आता है अडल्ट्री। अडल्ट्री के बाद आता है सेकंड नंबर पे क्रुएलिटी। थर्ड का आता है आपका डिजर्शन। और जो डिजर्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 2 साल के लिए, कि 2 साल से यहाँ डिजर्शन कर रखा है, छोड़ रखा है। अब ये नहीं कि 6 महीने बाद अगर आ गया, 2 साल तक अगर 6 महीने बाद आ गया फिर बोले कि फिर दोबारा 6 महीने के बाद चला गया। कॉन्टिन्यूस का उसका पीरियड 2 साल का होना चाहिए, तभी वो डिजर्शन माना जाएगा। उसके बाद आ गया आपका फोर्थ कंडीशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है। तो इस है ये भी ग्राउंड है हमारा जुडिशियल सेपरेशन का। और जो फोर्थ है, फिफ्थ ग्राउंड जो है हमारा, वो है सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज, कि हाँ भाई डिसीज से
सफरिंग है। तो ये हमारा है ग्राउंड्स हो गए जुडिशियल सेपरेशन के लिए। और इसके अंदर स्पेशल ग्राउंड्स भी मिल रखे हैं कुछ वाइफ को भी, जो हमारा सेक्शन 13 क्लोज 2 के अंदर है, जो हमारे डाइवोर्स के भी ग्राउंड है, स्पेशल ग्राउंड है वाइफ के लिए। जैसे कि फर्स्ट ग्राउंड हो गया आपका बाइगेमी, कि बाइगेमी कमिट कर ली, और हस्बैंड जो है वो प्रूवन गिल्टी हो गया रेप का, सोडेमी का। और थर्ड कंडीशन है कि कोई कोहेबिटेशन ही नहीं हुआ, नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन। और थर्ड ग्राउंड है इफ अ गर्ल इज मैरिड बिफोर शी कंप्लीट्स द एज ऑफ 15 ईयर, शी इज गिवन एन ऑप्शन टू रेपुडिएट दैट मैरिज आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 15 ईयर। ठीक है। अगर जैसे कि किसी लड़की की शादी 15 साल के अंदर हुई, अगर वो 15 साल से 18 साल के बीच में एप्लीकेशन फाइल कर देती है, तो ये ग्राउंड उसके लिए हो जाएगा। ठीक है। अगर 18 साल के बाद करती है तो नहीं होगा वो ग्राउंड। तो ये सिर्फ 15 साल और 18 साल के बीच का ही ऑप्शन है। तो जुडिशियल सेपरेशन हमारा हो गया टॉपिक। इसका बस सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन 10 जो है हमारा जुडिशियल सेपरेशन से डील करता है। और फिर अब आगे हम चलते हैं डाइवोर्स की तरफ। डाइवोर्स भी हमारी एक मैट्रिमोनियल रेमेडीज है। और जो डाइवोर्स जो पहले वर्ड था, ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड इसका लिख लेना आप, डाइवोर्टम, DIVORTIUM। इसका मतलब होता है टू सेपरेट। जो डाइवोर्स है हमारा, जो एंशियंट हिंदू लॉ है उसके अंदर ये कोई टॉपिक ही नहीं था डाइवोर्स का। और जब हम इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग निकल के आता है तलाक, जो खुद अरेबिक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। तो एक बार अगर हमारे मतलब हिंदू लोग में शादी हो जाती है तो वो 7 जन्मों का एक तरीके से रिश्ता माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न हमारा टाइम आता गया, इसके अंदर कुछ सुधार की जरूरत होती गई। का कॉन्सेप्ट बोला गया कि जो जो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो अपनी शादी से अगर कुछ हैं भी का, का, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका क्लियर। आज कुछ नेटवर्क वगैरह का तो इशू है नहीं सर, लेकिन फिर भी सर कल पढ़ा देना फिर। सर आपका नहीं सर आज ही पढ़ा दीजिए। हाँ सर आज तो ही पढ़ा आपको दीजिए। कहाँ तक समझ आया? जुडिशियल सेपरेशन तक आ गया था समझ? सर आपकी वॉइस सर वो एक बार स्पेशल ग्राउंड जो है वो रिपीट कर दो। किसके ग्राउंड? स्पेशल ग्राउंड जो है 13 का क्लॉज 2। स्पेशल ग्राउंड जो है हम वैसे डाइवोर्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के जो है स्पेशल ग्राउंड है, वो फर्स्ट ग्राउंड है बाइगेमी। सेकंड ग्राउंड है आपका कि जो हस्बैंड है वो प्रूवन गिल्टी हो जाता है रेप का, सोडोमी का। और थर्ड ग्राउंड है नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन, मतलब उनमें उनके ना हस्बैंड के बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ आफ्टर द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस। और फोर्थ ग्राउंड है अगर जो गर्ल है वो 15 ईयर्स की एज में उसकी मैरिज होती है, और अगर वो 18 है 18 साल तक उस मैरिज को उसमें जुडिशियल सेपरेशन नहीं लेती, तो आगे वो डाइवोर्स के ग्राउंड बन सकती। ठीक है। सर आवाज ब्रेक हो गई। अडल्ट्री जो है वो हमारा हट गया है, उसका केस लो जोसेफ श्राइन करके था, जो श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अब अडल्ट्री जो है उसको क्रिमिनलिटी एक्ट से हटा दिया। लेकिन ये जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड अभी भी है। ठीक है। हाँ, तो डाइवोर्स से अगर हम सर ये जुडिशियल सही लास्ट सर में ये समझ में जुडिशियल नहीं आया सेपरेशन सर। कितने दिन का होता है?
जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके से 1 साल का हो सकता है, कि 1 साल तक अगर वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रहते हैं, हाँ, और उनको फिर सही लग रहा है कि हाँ कि हम तो ऐसे ही सर खुश हैं अडल्ट्री अलग रहकर पहले ही। क्राइम थी, अब नहीं है। नहीं, अब नहीं है। ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड में तो अभी भी है ना सर वो। हाँ, जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड में है अडल्ट्री। ओके सर। ठीक है। हाँ, फिर सेक्शन डाइवोर्स पे, मतलब सेक्शन पे जाने से पहले हम सेक्शन 14 देख लेते हैं, जो कि हमारा डील करता है व्हेन पार्टीज कैन फाइल फॉर डाइवोर्स। सेक्शन 14 ये ध्यान रखना कि अगर 1 साल हो गया शादी को हुए हुए, 1 साल बाद ही डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है कोर्ट के अंदर। और इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे क्रूरलिटी वगैरह करता है हस्बैंड करती है या वाइफ करती है, हस्बैंड पे क्रूरलिटी या हस्बैंड करता है, तो फिर हम 1 साल के अंदर अंदर भी जा सकते हैं कोर्ट में डाइवोर्स के लिए। नहीं तो वह आफ्टर 1 ईयर ही हमारे पास राइट है डाइवोर्स के एप्लीकेशन फाइल करने का। ठीक है। और सेक्शन 15 जो है हमारा डील करता है व्हेन कैन डाइवोर्स पार्टीज रीमेरी। मतलब अगर एक बार डाइवोर्स हो गया तो वो दोबारा शादी कब कर सकते हैं। तो या तो अपील का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाए, मतलब कि पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगी, फिर हाई कोर्ट में लगेगी, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। अगर पूरे पूरे ग्राउंड में हमारे ये तीनों के तीनों लेवल ही क्रॉस कर गया, अब सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर आ गया उसके बाद वो शादी कर सकते हैं दोबारा। और हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट का पीरियड अगर मान लो 60 दिन का है फाइल करने का, और वो 60 दिन का पीरियड एक्सपायर हो गया है, ये आपका 70 दिन हो गए, तो वो दोबारा से शादी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 15 हमारा इससे डील करता है। और अब हम आते हैं आपका डाइवोर्स पे, जो हमारा सेक्शन 13 डील करता है डाइवोर्स से। और हाँ, सेक्शन 13 जो है वो है पिटीशन प्रेजेंटेड बाय अदर पार्टी, मतलब हस्बैंड के से भी फाइल हो सकता है, वाइफ से भी फाइल हो सकता है डाइवोर्स। ठीक है। और है सेक्शन 13 क्लोज 1 में कुछ ग्राउंड दे रखे हैं कि इन इन ग्राउंड पे जो डाइवोर्स है वो फाइल हो सकता है, जैसे कि एडल्ट्री हो गई, एडल्ट्री के बाद क्रूरलिटी हो गई, क्रूरलिटी के बाद डिजर्शन हो गया, डिजर्शन का जो पीरियड है वो 2 साल का होना चाहिए। और कन्वर्जन कर दिया, मतलब कोई हिंदू है वो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म में चला गया, या फिर उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया। और मेंटल डिसऑर्डर हो गया। मेंटल डिसऑर्डर के बाद आपका 6th ग्राउंड है कोई वेनरल डिसीज है उसको। और वेनरल डिसीज के बाद है रिनाउंसिएशन द वर्ल्ड। ठीक है। मतलब उसने पूरी दुनिया त्याग दी, वो साधु वाधु बन गया, फुल अपना पहाड़ों में अपना जाके तपस्या वगैरह कर रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। और 8th जो ग्राउंड है हमारा प्रिज्यूम्ड टू बी डेड, मतलब कि ये हमने मान लिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो है वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। और जो ये प्रिज्यूम टू बी डेड है, इसका 7 साल तक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम 6 साल या 5 साल के अंदर जाके बोल रहे हैं कि हाँ हमने तो मान लिया उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर 7 साल का पीरियड एक्सपायर कर जाता है तो तुम जा सकते हो है इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने के लिए। ठीक है। और जो ये लिख लेना आप कि जो सेक्शन 13 क्लोज 1 है, ये हमारा दोनों पार्टीज को राइट देता है, हस्बैंड को भी राइट देता है और वाइफ को भी राइट देता है डाइवोर्स लेने के लिए। और उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 13 क्लोज 2। जो 13 क्लोज 2 है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए ही अवेलेबल है। 13 क्लोज 2 हमारा डील करता है कि जो वाइफ है वो किन किन ग्राउंड्स पे, उस पे एक स्पेशल जो मतलब राइट्स दे रखे हैं कि आप इस ग्राउंड पे जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है। और जो स्पेशल ग्राउंड है वो आपका फर्स्ट तो हो गया बाइगेमी, बाइगेमी के बाद हो गया आपका हस्बैंड प्रूवन गिल्टी ऑफ रेप, इसके बाद हो गया आपका नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन आफ्टर अ डिक्री ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है। ये आपके 3 ग्राउंड हो गए जो स्पेशली वाइफ के लिए हैं।
अब टैक्स का टॉपिक के बाद हम चलते हैं मेंटेनेंस। हाँ, तो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो हमारे को, जो मेंटेनेंस का जो हमारा प्रोविजन है वो आपको 3 एक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो सेक्शन 24 और 25 डील करता है। उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में देखने के लिए मिलता है, जिसका हमारा सेक्शन 3 डील करता है। उसके बाद आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 125 डील करता है मेंटेनेंस के लिए। और मेंटेनेंस का प्रोविजन हमारा रखा क्यों है, जैसे कि कोई वाइफ है, वो अपना मतलब जीवन जीने के लिए वो कुछ इकोनॉमिक या फिर कुछ उसको ऐसा दिक्कत है कि वो सरवाइव नहीं कर सकती, या फिर कोई हस्बैंड है, उसको कुछ ऐसा दिक्कत है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता कुछ, या फिर उसको कुछ परेशानी वगैरह है, इकोनॉमिक वीक है, वो इकोनॉमिक वीक है, तो इसलिए सारा का सारा मेंटेनेंस का हमारा प्रोविजन रखा है ताकि मेंटेनेंस मिल सके और अपना जीवन सही से व्यापन कर सके वो। हाँ, थर्ड जो था हमारा वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 125, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18, हाँ सीआरपीसी। और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 24 और 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस के क्या क्या प्रोविजन है। सेक्शन 24 जो हमारा डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो करता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ये लिख लेना। और इसका इसका जो आपका वर्ड है वो ये है पेंडेंटे लाइट, PENDENTE पेंडेंटे लाइट। इसका मतलब होता है आपका ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। ठीक है, मतलब कि अगर किसी ने डाइवोर्स किया, जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर रखी है कोर्ट के अंदर, और वो असमर्थ है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब एकदम से तो डिक्री कोर्ट की आ नहीं जाएगी, और थोड़ा बहुत समय लगेगा उसके अंदर आने में। तो ये वाला जो मेंटेनेंस है हमारा, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हमारा डील करता है मेंटेनेंस के लिए कि प्रोसीडिंग के बीच में, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वाइफ को या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सके जब तक डिग्री नहीं आती कोर्ट की। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन 25, हिंदू मैरिज एक्ट का ही है, जो आपका परमानेंट मेंटेनेंस से डील करता है। वो तो सेक्शन 24 तो आपका ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ मेंटेनेंस, अगर प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई तो आपका मेंटेनेंस का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 ये है। और जो आपका सेक्शन 25 है वो परमानेंट मेंटेनेंस से डील करता है, और इसके अंदर भी अदर पार्टी कर जा सकती है मेंटेनेंस मांगने के लिए, मतलब हस्बैंड भी जा सकता है और वाइफ भी जा सकती है, दोनों क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, सेक्शन 25 हमारा परमानेंट मेंटेनेंस से डील करता है, ये लिख लेना। और उसके बाद जो हमारा तीसरा जो एक्ट आता है वो आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसका जो सेक्शन 18 है हमारा, वो डील करता है मेंटेनेंस से। और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो हस्बैंड है वो क्लेम नहीं कर सकता मेंटेनेंस, ये लिख लेना है किसी अपना नोट बनाते हुए चलो, कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हस्बैंड को राइट नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने का। और तो फिर इसमें किस किस को राइट है, आपका वाइफ को राइट है, जो आपकी डॉटर इन लॉ है उसको राइट है, आपका मदर फादर को राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का लड़के से, जो उसके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन है उसको राइट है, और जो अदर जो डिपेंडेंट होते हैं फैमिली में उनको राइट है मेंटेनेंस का क्लेम करने का, लेकिन एक हस्बैंड को राइट नहीं है। और इसके अंदर जो चिल्ड्रन है, ये याद रखना, अगर जब तक वो माइनर है तो सन और डॉटर दोनों को मिलेगी मेंटेनेंस,
और अगर मेजर हो जाता है और अगर सन है तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का होना चाहिए। अगर वो मेजर हो गया, 18 साल से ऊपर का हो गया, और अगर फिर वो आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उसको पागल है, थोड़ा प्रवृत्ति का है, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगी। और डॉटर के केस में अगर जब तक वो अनमेरिड है उसको तब तक मेंटेनेंस मिलेगी। ठीक है। और जो सीआरपीसी का सेक्शन हमारा 125 है वो डील करता है, मतलब मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि है आफ्टर डाइवोर्स जो पति है वो पत्नी को मेंटेनेंस दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं वो सेक्शन 125 के अंदर क्लेम कर सकती हैं डाइवोर्स। हाँ, शाह बानो के केस के बाद इसके अंदर जो आया था आपका सेक्शन 125, मुस्लिम जो वुमेन्स है वो भी क्लेम कर सकती है, हिंदू वुमेन्स भी क्लेम कर सकती हैं। अब तीनों में देखो, हिंदू वुमेन्स के पास तो तीनों में राइट है, आपका सीआरपीसी में भी, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में भी, और आपका हिंदू मैरिज एक्ट में भी। इन तीनों में राइट है। अब तीनों में से किसी में भी क्लेम करे मिलेगी, किसी एक में। ठीक है। अब मेंटेनेंस का जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद हम आते हैं एडॉप्शन पे। बस इसका ईयर याद रख लेना आप, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, ये 1956 में आया था। ये ईयर पूछ सकता है उसका, हिंदू में है अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। पूरी डेट नहीं पूछेगा लेकिन ईयर पूछेगा। तो 1956 याद रखना, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। तो हम जो एडॉप्शन है हमारा, अब हर किसी के मतलब एक चाह होती है कि हाँ हमारी भी एक बेटी हो, बेटा हो, और जिसके बेटी बेटी नहीं हो पाता या नहीं होते उनके कोई, तो वो एडॉप्शन कर सकते हैं किसी का। ठीक है। तो एडॉप्शन की जो इसमें जो मेन सेक्शन है, सेक्शन का हमारा इसके अंदर कोई ज्यादा रोल नहीं है, खाली इसके जो वैलिड जो रिक्वेस्टीज हैं इसकी एडॉप्शन की, वैलिड एडॉप्शन की, वो थोड़ा याद रखना आप। सिक्स जो है हमारा डील करता है, सेक्शन 6 वो आपका रिक्वेस्टीज ऑफ वैलिड एडॉप्शन पे डील करता है। और इसका जो फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा, पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी। मतलब जो पर्सन जो अडॉप्ट कर रहा है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्ट करने की किसी को। और सेकंड जो है हमारा ग्राउंड वो ये है कि पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी। मतलब जो पर्सन जो है वो अडॉप्शन में दे रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब वो कुछ मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये सारा। और थर्ड जो है हमारा कंडीशन इसके अंदर रिक्वेस्टेड जो है वो है, पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। मतलब जो हमारा जो पर्सन है वो केपेबल होना चाहिए एडॉप्शन के लिए। और जो हमारा फोर्थ है वो ये है कि कंप्लाइंस विद द अदर प्रोविजन मेंशन इन द सेक्शन 11। मतलब सेक्शन 11 में सेक्शन 6 की तो एसेंशियल्स हैं ही वैलिड एडॉप्शन के लिए, लेकिन सेक्शन 11 भी कुछ कंडीशंस बताता है जिसके ऊपर वैलिड है एडॉप्शन किया जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 7 में कि हु मे फुली टेक इन एडॉप्शन। सेक्शन जो 7 है हमारा वो मेल से डील करता है कि जो हमारा वो मेल है वो कब एडॉप्शन कर सकता है। जो हमारा मेल है अगर वो साउंड माइंड का है, वो माइनर नहीं है, तो उसके अंदर कैपेसिटी है अडॉप्शन पे लेने की, किसी सन को या फिर डॉटर को अपने। ठीक है। वो अडॉप्शन पे ले सकता है किसी लड़की या लड़के को। और हाँ, अगर उसकी वाइफ है, अब उसकी वाइफ की कंसेंट ज्यादा जरूरी हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि वो जाके खुद ही जाके अडॉप्शन पर ले ले, अपनी जो वाइफ है उससे है एक बार सलाह मशवरा ही नहीं किया, तो उसकी जो वाइफ की कंसेंट है वो भी इक्वली होगी। जब दोनों की कंसेंट होगी तभी जो मेल है वो अडॉप्शन पे किसी को ले सकता है। और इसके अंदर एक कंडीशन और आती है, जैसे ये हमारा जो एक्ट है वो 1956 का है, तो उससे पहले कितनी हमारी शादियां जो होती थी,
मतलब एक से ज्यादा वाइफ होती थी लोगों की, तो अगर किसी की एक से ज्यादा वाइफ है तो उन सभी का कंसेंट इसके अंदर मांगेंगे वो, कि सभी जो वाइफ है उनका कंसेंट होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं फीमेल से, जैसे कि कोई भी हिंदू फीमेल, सेक्शन 8 जो हमारा डील करता है कि कोई भी हिंदू फीमेल जो साउंड माइंड की है, जो माइनर नहीं है, वो अडॉप्ट कर सकती है। और इसके बाद आते हैं हम आपका सेक्शन 9 पे। जो हमारा सेक्शन 9 है वो डील करता है नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड शेल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। जो हमने अभी एसेंशियल पढ़े थे ना, कि जो कौन पर्सन है जो अपना एडॉप्शन पे अपना बच्चा दे सकता है, ये उसी के बारे में डील करता है सेक्शन 9। ठीक है। और जो सेक्शन 9 है वो ये डील कर रहा है कि एक फादर और एक मदर या फिर गार्जियन, फादर मदर अलग होते हैं, गार्जियन जो है वो एक अलग होगा। ठीक है। वो अपना बच्चा दे सकता है अगर उनके उनके पास कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या क्या पढ़ी थी हमने, या तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का ना हो, या फिर अपना ये आपका माइनर वगैरह ना हो, कोई फादर वगैरह जो मदर है। ठीक है। तो वो अपना बच्चा जो है वो लॉफुली अडॉप्शन पे दे सकते हैं। और अगर फादर दे रहा है अपना बच्चा जो अडॉप्शन पे, तो मदर की कंसेंट उसमें जरूरी होगी। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है हमारा डील करता है कि कौन कौन जो है वो एडॉप्शन पे लिए जा सकते हैं। हु आर द पर्सन केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। तो इसके अंदर जो सबसे पहला है, ही और शी इज ए हिंदू, वो हिंदू होना चाहिए। ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। अगर ये नहीं कि कोई बच्चा अगर ऑलरेडी अडॉप्टेड है और है दोबारा जाके किसी कोई और उसको अडॉप्शन में मांगता है, तो ये नहीं चलेगा, वो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, वो उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, कि अगर कोई अडॉप्शन पे ले रहा, मतलब एडॉप्शन के लिए कोई बच्चा जो है वो उसकी मैरिज हो रखी है, तो वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं करवा सकता। ठीक है। सेक्शन 10 इससे हम डील करता है। आगे चलेंगे, ये सेक्शन 11। अब सेक्शन 11, सेक्शन 6 की जो हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, उसके बाद उसके अंदर लास्ट जो हमारी कंडीशन थी उसके अंदर लिखा हुआ था कंप्लाइंस विद द अदर प्रोविजन मेंशन्ड इन द एक्ट, मतलब मेंशन इन द सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 की क्या क्या कंडीशन है, जो सेक्शन 11 कंडीशन है हमारा, कि अगर कोई फादर एक बच्चे को एडॉप्शन पे ले रहा है, तो उस फादर का ना कोई अपना बच्चा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक सन को ले रहा है वो, तो उसका सन नहीं होना चाहिए, और ना ही उसके किसी बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, और ना ही बेटे का बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। ये याद रखना कि अगर एक फादर अगर किसी को एडॉप्शन पे ले रहा है, तो उस फादर का अपना कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब बेटा नहीं होना चाहिए। अगर बेटा उसका नहीं है तो उस बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, या फिर बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फादर डॉटर को अडॉप्शन पे ले रहा है, तो उसकी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए, और उसकी कोई जो सन है उसकी डॉटर नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना। तो ना उसकी कोई डॉटर होनी चाहिए, ना उसकी सन की कोई डॉटर होनी चाहिए। और इसके अंदर एक ये आपका उम्र का थोड़ा डिफरेंस रहता है, कि अगर वो फीमेल को ले रहा है तो एटलीस्ट ईयर का डिफरेंस। हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी।
हेलो। रोबोटिक हो जाती है बीच में आपकी आवाज। अब सही। किसी आप एक बार कट रही लीव है। करके एक बार ज्वाइन करिए। आप लोग अभी ऐसे रहो, बस थोड़ा टेक्निकल एरर हो रहा है, तो नीतीश जी अभी ज्वाइन करने वाले हैं वापस। ओके सर। तो अब आ हेलो। हाँ सर। यस सर आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो हम कर रहे थे सेक्शन 11 की, जो सेक्शन 6 के जो एसेंशियल है हमारे, वो दे रखे हैं, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। तो पहुंच गया था हमारा कि एटलीस्ट 20 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए अगर कोई मेल है वो किसी फीमेल को अडोप्शन पे ले रहा है। तो अगर कोई फीमेल है मेल को ले रही है भी 21 ईयर का डिफरेंस चाहिए। ठीक है। और एक चीज ये याद रखना कि सेम चाइल्ड मे नॉट अडोप्टेड बाय 2 और मोर पर्सन, मतलब एक जो बच्चा है वो दो या दो से ज्यादा उसको अडोप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई पहले ही अडोप्टेड चाइल्ड है और उसको कोई दूसरा फैमिली आई कि हम इसको अडोप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो उस चाइल्ड को अडोप्ट नहीं कर सकती। तो ये याद रखना। ठीक है। ये हमारे सेक्शन है 11 की एसेंशियल्स हो गए। सेक्शन 11 के बाद होता है, हाँ एज वाला ये है 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए अगर अपोजिट है सेक्स का कोई बच्चा लेते हैं। तो अगर फीमेल ले रही है और मेल ले रही है वो, तो 21 ईयर एटलीस्ट डिफरेंस रहना चाहिए। अगर कोई मेल अगर फीमेल को ले रहा है, गर्ल चाइल्ड को ले रहा है, तो तब भी 21 ईयर का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है। 20 किस में था फिर? 21, 20 नहीं बोला मैंने, 21 बोला। ठीक है। सर अगर वो न्यू बॉर्न बेबी है तब भी? न्यूबॉर्न बेबी अगर मान लो कोई 18 साल का है और वो अभी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, जैसे कोई मेल है और कोई गर्ल गर्ल चाइल्ड हुई है, न्यूबॉर्न है वो जो मेल है वो 18 साल का है, तो वो नहीं ले सकता। ठीक है। अगर हाँ वो 21 साल का हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो ले सकता है। लेकिन कुछ और भी गाइडलाइंस आई है अभी, जिसके अंदर जो मेल है अगर वो सिंगल है तो वो अपोजिट सेक्स का बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी एज का हो। ठीक है। ये अभी गाइडलाइंस आई है सर हमारी। उसके लिए ये कंडीशन है कि वो सिंगल होना चाहिए ना फिर तो? हाँ सिंगल होना चाहिए वो, ये याद रखना बस। अगर उसकी वाइफ है तो अगर उसकी वाइफ की मैरिड है? कंसेंट जो है वो जरूर, हाँ अगर मैरिड है तो उसकी वाइफ की जो कंसेंट है वो मानी जाएगी, तो आपस में होनी चाहिए। सर अगर मैरिड हो बाद में डिवोर्स हो जाए तो? नहीं अगर मैरिड है तो फिर बात हो गया, वो कोई डिसाइड करेगा कि जो है वो किसका है, जो ठीक है। सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। हाँ 21 डिफरेंस रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं। सर आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, आ रही है अब? यस सर आपकी आवाज आ रही है। यस सर अब आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे जो है हमारा, हम अडॉप्शन कोई बच्चे का जैसे हुआ तो के जो फैमिली टाइज हैं वो उस जो प्रीवियस फैमिली टाइज हैं वो सारे टूट जाएंगे, और जो अडॉप्ट करेगा जो फैमिली उसके साथ उसके सारे टाइज बन जाएंगे। ठीक है। मतलब जो सक्सेशन वगैरह का जो आपका है, जितना भी राइट होगा आपका उस बच्चे का, वो हमारे प्रीवियस फैमिली से टूट के, तो वो जाके वहां पे क्लेम नहीं कर सकता अपनी प्रीवियस फैमिली में कि हाँ कि है तो मेरा भी शेयर है इसकी इस प्रॉपर्टी के अंदर, अगर वो अडॉप्ट हो गया तो। ठीक है।
अपनी प्रीवियस फैमिली में जाके बोले कि हाँ कि मेरा भी राइट है, मेरे को भी थोड़ा है क्लेम करने लग जाए कि शेयर दो मेरा प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी में, तो वो ये सब चीजें नहीं कर सकता। जितने भी टाई होंगे हमारा प्रीवियस फैमिली से वो सारे टूट जाएंगे, और जो अपना जो अडॉप्ट करेगा जो फैमिली, टाई आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो अडॉप्ट हो चुका है अपनी नई फैमिली के द्वारा, लेकिन उसकी जो प्रीवियस फैमिली है, जैसे हमने पढ़ा था, अब उसकी जो प्रीवियस फैमिली उसकी कोई सिस्टर थी, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता। जो भी हमारी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप थी, जो भी हमारी सपिंडा रिलेशनशिप थी प्रीवियस फैमिली में उसकी, तो वो जितनी भी वहाँ की जो प्रीवियस है जो रिलेशनशिप होगी, जो आपकी सपिंडा रिलेशनशिप होगी, वो सारा अभी भी अप्लाई करेगा उस चिल्ड्रन पे। ये नहीं कर सकता कि अपनी बहन के साथ शादी कर रहा है, या फिर है अपना जो उसकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है या फिर सपिंडा में आ रहा है उसके साथ शादी कर रहा है। बस टाई कैंसिल हुए हैं, नहीं तो बायोलॉजिकल तो फिर अपनी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता ना वो। ठीक है। सर अगर वो न्यू फैमिली में जाता है, अगर अडॉप्ट होकर के, और हाँ। उस फैमिली की सिस्टर से शादी कर सकता है? नहीं नहीं, उससे भी नहीं कर सकता, ना प्रीवियस से कर सकता है और ना ही अभी जो न्यू फैमिली के अंदर आया है उससे भी नहीं कर सकता वो शादी। ठीक है। तो एडॉप्शन में हमारा खाली सर यही था। हाँ, अगर अडॉप्टेड चाइल्ड के पास पहले से प्रॉपर्टी हो तो वो तो क्लेम हो सकती है ना। मतलब कि अडॉप्टेड चाइल्ड के पास पहले से कैसी प्रॉपर्टी, मतलब जो पहले उसके पेरेंट्स है उनके थ्रू उसके पास पहले प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, तो वो तो हो सकती है ना अडॉप्शन के बाद भी उसी हाँ की। वो उसी की रहेगी। अब अगर मान लो उसकी जो नई फैमिली आई है, उसके माँ बाप अगर उसे बोलने लगे कि क्या नाम होता है, हाँ जो तेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से हमारे को भी हिस्सा दे, तो उसके माँ बाप को भी नहीं मिलेगा, वो उसी की रहेगी अगर उसकी प्रीवियस फैमिली से कोई प्रॉपर्टी मिली है उसको तो। ठीक है। और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन, क्योंकि अडॉप्शन खत्म हो और चुका सर है। अभी आपने बोला कि न्यू गाइडलाइंस वगैरह भी आई है कि अब नहीं ले सकता मेल पेरेंट्स गाइडलाइंस फीमेल। ये गाइडलाइंस न्यू नहीं है, ये गाइडलाइंस पुरानी ही है, लेकिन हमारा हिंदू अडॉप्शन जो एक्ट है हमारा, उसके हिसाब से तो ले सकता है। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो अगर कोई मेल है वो किसी फीमेल गर्ल चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड को, चाहे वो 21 ईयर का एज का डिफरेंस हो, चाहे वो 40 ईयर का डिफरेंस हो, अगर वो सिंगल है मेल तो वो नहीं ले सकता गर्ल चाइल्ड को अडॉप्शन पे। ठीक है। अगर उसकी शादी हो रखी है, वो दोनों मैरिड है, अगर जो फादर है जो मेल है वो मैरिड है, तो अपनी वाइफ की कंसेंट के साथ वो अडॉप्शन पे गर्ल चाइल्ड को ले सकता है। ठीक है। यानी कि अब नहीं ले सकता। नहीं नहीं, लेकिन अगर आपके पास अगर कंडीशन आए सर हिंदू कि अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो फिर आपको यही टिक करना है कि 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आए। अगर वैसे जनरल क्वेश्चन आए तो नहीं ले सकता। ठीक है। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर हिंदू अडॉप्शन एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस करने हैं? हिंदू अडॉप्शन एक्ट में आपको खाली सर सिंगल सेक्शन 11 और सेक्शन 6 जो इसका कंडीशन, मतलब जो आपके एसेंशियल्स जो है अडॉप्शन की, वो बात करता है। खाली ये दोनों सेक्शन याद रख लो, और बाकी सेक्शन इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है। 6 और 11। हाँ, 6 और 11, और इसका ईयर याद रख लेना बस, 1956। ठीक है। हाँ सर जो सर जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रह्म समाज वाला जो आर्य सर्टिफिकेट समाज वाला, अच्छा आर्य हाँ, समाज वाला, मैंने पढ़ा उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में पढ़ा मैंने। या हाँ, तो आपने अगर वो केस पढ़ रखा है आपने, तो आपको पता होगा वो रेप का केस था एक तरीके से। अच्छा अब क्या हुआ, जैसे वो जो एक्यूज था, जो रेप एक्यूज था, जो अब कन्विक्ट हो चुका है, उसने हाँ जी। क्या करा, आर्य समाज मंदिर से एक सर्टिफिकेट बनवा के ले आया हाँ। और बोला कि हमारी तो शादी हो रखी है,
अच्छा हाँ मतलब मेरी जो शादी है मेरी शादी हो रखी है लड़की के साथ, और अगर मैं इसके साथ अब सेक्स करता हूँ तो वो रेप में काउंट नहीं होगा। आपको पता होगा एक्सेप्शन है 376 की यस सर आईपीसी में। हाँ यस सर तो वो इसलिए इसलिए वो आर्य समाज का सर्टिफिकेट लेकर आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट है, हाँ वो कोई ऐसा क्या नाम, वो नहीं माना जाएगा आपका। अगर तुम फिर तुम आर्य समाज का सर्टिफिकेट तो कि हाँ भी हमारी तो शादी थी। वो इसके लिए इसके ऊपर रूलिंग आ रखी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। यस सर। और सर जो ये आपने बताया मेल जो है लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो कौन से केस के अंतर्गत आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? वो गाइडलाइंस है आपकी। हाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही है। ओके हाँ सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर फीमेल तो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है ना? किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो मेल को अडॉप्ट करेगी तो 21 का ईयर का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सिंगल हो। सर कल एक ठीक है। फीमेल दो सर एक क्वेश्चन है, एक फीमेल हाँ दो डॉटर्स को अडॉप्ट ही कर सकती है कि कर सकती नहीं, है? दो डॉटर को नहीं नहीं। अगर उसका सर जैसे कि अब तो हाँ, सुष्मिता एक सिंह एक फैमिली है जैसे, सर अगर एक फैमिली है, अगर हाँ अभी हमने इसके क्या क्या पढ़ा कि उसके अगर वो किसी लड़के को अडॉप्ट कर रही है तो उसका खुद का लड़का नहीं होना चाहिए, उसके लड़के का लड़का नहीं होना चाहिए, और उसके लड़के का लड़का नहीं होना चाहिए, तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर वो लड़की को अडॉप्ट करेगी तो उसकी खुद की डॉटर नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी कोई सन की जो डॉटर है ना वो भी नहीं होनी चाहिए। डॉटर की डॉटर तो चलेगी लेकिन सन की डॉटर नहीं होनी चाहिए, जो लिखा पड़ा है लॉ के सर अंदर। पर सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे सुष्मिता सिंह की दो डॉटर्स है, वो भी अडॉप्टेड ही हैं दोनों। सर तो अच्छा वो अच्छा। इस उसमें एक्सक्लूड नहीं करेंगी क्योंकि उसने तो पहली डॉटर अडॉप्ट किया, अब उन्होंने जो सेकंड टाइम भी पहली जो डॉटर डॉटर है ही वो जो अडॉप्ट किया। वही अडॉप्शन लीगल माना जाएगा। नहीं अब तुम नहीं नहीं, वो जो अडॉप्शन है वो लीगल माना जाएगा आपका, और जो सेकंड जो है अडॉप्शन, हाँ वो रह रही है, वो अपनी एक तरीके से बेटी के तौर पर रह रही है, लेकिन वो बेटी नहीं है। एक तरीके से मोरली भी उसके साथ रह रही है, बेटी मान रही है, लेकिन एक ही अडॉप्शन इसके अंदर डॉटर का वैलिड माना जाएगा। अगर आपने किसी को ले रखा है पहले से अडॉप्शन में डॉटर को, तो आप दोबारा डॉटर किसी दूसरी लड़की को अडॉप्शन पे नहीं ले सकते। ठीक है। ओके सर, तो थैंक यू सर। सर सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते थे? क्या? सेकंड वाली लड़की है जो प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है ना? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। उसको बस ये है सुप्रीम कोर्ट उसको या तो फिर राइट वाइट थोड़े बहुत दे देगा, लेकिन वो पूरी पूरी मतलब प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती वो। सर जो तो एक सर बंदा बट मान कितनी लीजिए अडॉप्ट जैसे कि जो बच्ची है, हम्म। हेलो सर, मान लीजिए जैसे कि वो हाँ जो बोलिए। सेकंड बेटी होती है उसकी, वो तो बहुत छोटी रहेगी, तो उसको तो अपने लीगल राइट्स पता होंगे नहीं। मान लो जैसे वो रहती भी है तो भी अगर वो चाहे तो अपना हाँ प्रॉपर्टी मतलब राइट कैसे क्लेम करेगी? मतलब मान लो वो जो बहुत छोटी है ना, वो देखो तो उसको तो आइडिया ही नहीं है भाई कि लीगली तो वो कर ही नहीं जी सकता, मतलब क्या नाम होता क्लेम। अब जो हमारे एक्ट में लिख रखा है, अगर एक वोटर जो है नहीं, वो वो किसी समझ ने गया सर, बट एक्चुअली में जो जैसे मान लीजिए जैसे सेकंड जो बेटी है उसकी वो बहुत छोटी है, तो उसको तो अपनी लीगल राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा ना। अच्छा अब आप अगर फिर अच्छा भी उसके तो एक मतलब उसके नहीं अडॉप्शन होता है, अगर मैं हाँ हाँ तो नहीं, फिर अगर भी लीगली अडॉप्शन राइट होता है तो पता वो हो, बच्ची जैसे चाहे ही बड़ी होती है तो उसके बाद उसको पता चलेगा। लीगली राइट पता हो चाहे ना पता हो, वो क्लेम नहीं कर सकती प्रॉपर्टी के जी अंदर। ओके। और सर कितने एज और तक किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ मैंने बताया कि अगर किसी की शादी नहीं हो रखी 18? हो, हाँ 18 मान के शादी चलो, या नहीं तो आप होने या तक? तो ये मान के चलो, से कंडीशन ये है कि मैक्सिमम अगर कितनी उसकी अडॉप्शंस हो 15 सकती हैं? 15 साल की, जैसे उसने शादी कर ली, तो फिर वो हाँ तो फिर वो उसका अडॉप्शन नहीं हो सकता।
या तो वो फिर 18 साल का नहीं हो जाए वो तो फिर। हाँ। सर एक बार रिपीट करना, वॉइस थोड़े क्रैक हो रही। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो किसी ने 15 साल की एज में शादी कर ली तो जो बंदा है उसका अडॉप्शन नहीं होता क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। और या तो वो 18 साल का नहीं हो जाता, अगर उसने 18 की एज क्रॉस कर ली तब उसका अडॉप्शन नहीं होगा। ठीक है। ओके। और सर ये तो हिंदू हाँ। अडॉप्शन एक्ट है, इसमें तो सिर्फ हिंदू ही अडॉप्ट कर सकते, अगर दूसरे अडॉप्ट करना चाहे जैसे क्रिश्चियन वगैरह तो वो तो नहीं कर सकते उनके लिए होंगे अपने फिर? अलग अलग लोग हैं ऑप्शन में। ठीक है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई तो पता नहीं चला क्या बोला आपने। हाँ, मैं कह रहा था उनके लिए अलग अलग लोग हैं, जो क्रिश्चियन जो अडॉप्शन के लिए उनका अलग लोग होगा। ये भी हम खाली हिंदू के बारे में, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, तो हेलो कल हम पढ़ेंगे मुस्लिम लोग। सर, मैक्सिमम कितनी अडॉप्शंस हो सकती हैं? 2? हाँ, 2 ही मान के चलो, एक सन की एक डॉटर की। और सर, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे एक हिंदू लेडी है या फिर एक हिंदू मेल है, उसने उसको अडॉप्ट करना है, बेबी जो है वो क्रिश्चियन है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। तो सर अगर ये किसके उसके अंडर जो आएगा? इसके लिए भी अलग अलग सर लॉज बने पड़े होंगे। सर ये हिंदू सर सुन सर, ये हिंदू अडॉप्शन में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो हिंदू है ये लेकिन बच्चा। अगर नहीं नहीं, अगर सुनो, अगर मान लो क्रिश्चियन क्रिश्चियन किसी adopt किया तो उसके जो जितने भी फैमिली टाइज हैं वो सारे, वो जो है क्रिश्चियन जो वो गवर्न होगा अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से ही। ठीक है। सर आपकी वॉइस आपकी ब्रेक हो गई, कुछ वॉइस समझ ब्रेक हो नहीं गई थी, आया, तो आप प्लीज प्लीज रिपीट फिर कर से दो। एक बार। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे कोई क्रिश्चियन बच्चा है उसका अडॉप्शन हुआ तो टाइप है क्रिश्चियन फैमिली से अपनी प्रीवियस, उससे सारे टूट गए, और जो हिंदू फैमिलीज है आपका वो गवर्न होगा आपका हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट से ही। ठीक। ओके सर। हाँ, तो अब कल हम पढ़ेंगे आपका मुस्लिम के बारे में। आपका हिंदू लॉ सर में एक क्वेश्चन था। इतना ही था। हाँ। सर एक हेलो क्वेश्चन, तो हमने चाइल्ड, लेकिन सर अभी तो आपने कहा था कि केवल हिंदू ही हिंदू अडॉप्शन से अडॉप्ट किए जाएंगे, क्रिश्चियन कहाँ से आ गया सर? सर चाइल्ड मैरिज एक्ट पे कल का एक क्वेश्चन सर, जो मैंने बात की थी, पूछा था आपसे कि हाँ। जैसे ईयर की चाइल्ड होती है और 21 ईयर मेल की चाइल्ड होती है, बॉय की। ठीक है। हाँ। तो हाँ। अगर उसमें मैरिज एक्ट हो जाती है तो चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो फिर वो वॉइड हो सकती है ना सर, कि अगर कोई भी लड़की या लड़का जाए कि ना ये मेरे तो चाइल्ड मैरिज हो गई, तो वो वॉइड हो सकती है ना? हाँ हो सकती है, लेकिन 18 के पहले पहले, 18 के बाद नहीं। अगर उन्होंने मेजर एज अटेंड कर ली तो फिर नहीं होगी वॉइड। सर 18 नहीं है शायद सर, उसमें 18+2 होता है शायद। 18 लड़की के केस हाँ में। हाँ, सॉरी, हाँ 18+2। 18+2 लड़की के केस में आपने ये पूछा था और कि अच्छा, आपने पूछा कि क्या मतलब मैरिज हमारा वो वैलिड रहेगी या वोटेबल रहेगी? सर बिल्कुल ब्रेक हो रही है आवाज, कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं कह रहा था आपने ये, हेलो, आ रही है आवाज? सर बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। बहुत ब्रेक हो रही है सर। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल इसका आंसर देता हूँ, कल जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, आपको आज बार बार ब्रेक हो जा रही है। नहीं सर, अभी सही आ रही है। ठीक है। अब सही आ रही है, अभी आप सही आ रही है। हाँ, तो फिर कौन सा वाला मैं बता रहा था आपको, ये वॉइडेबल और वो है वैलिड के बारे में, चाइल्ड मैरिज। हाँ सर। हाँ, तो ये जो है ये वैलिड रहती है, जो चाइल्ड मैरिज है हमारी वो वैलिड रहती है। और लेकिन अगर आपका वो 18 साल से होने पहले पहले अगर वो कोर्ट के अंदर जाके अपनी मैरिज को
वॉइड एबल करवा लेती है तो फिर वो वॉइडेबल रह जाएगी, हो जाएगी। अगर वो वॉइडेबल नहीं करवाती है तो वो वैलिड रहेगी। आपने पढ़ा होगा एट द ऑप्शन, नहीं आपने पढ़ा होगा उसके अंदर लिखा हुआ था ये आपका रिस्ट्रेन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है आपका, हाँ उसके अंदर ये, हाँ उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, मतलब कि दोनों में से कोई भी पार्टी अगर वो कोर्ट में जाकर उस मैरिज जो वैलिड मैरिज है उनकी उसको वॉइडेबल करवा लेती है तो वो वॉइडेबल हो जाएगी, अगर नहीं करवाती है तो वो वैलिड ही रहेगी। लेकिन सर जो ठीक ये है? 2 ईयर वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा इसको आप समझा दीजिए बस। सर जो मैक्सिमम एज है मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जैसे गर्ल्स के उसमें वो बताया था कि 18 ईयर उसकी जो है लीगल एज है मैरिज की, ठीक है। हाँ 18 प्लस यानी 20 ईयर तक वो कोर्ट में जाके उसको वॉइडेबल करा सकती है। और लड़के के केस में क्या होता है कि 21 ईयर जो है वो लीगल एज है, तो वो हाँ 23 एज के एज तक जाकर उसको वॉइडेबल करा सकता है, मतलब कोर्ट में जा सकता है कि भाई मेरी तो नहीं 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 ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, खैर ऐसा नहीं है सर। तो मैंने भी नहीं पढ़ा था लेकिन आज ही मुझे बताया गया है। नहीं नहीं मैंने वैसे कुछ पढ़ा तो नहीं है ऐसा। सर वो 18 के पहले करवा सकती है, अगर उसने हाँ अटेंड कर ली तो फिर नहीं हो सकता है ना सर, फिर वो 18 के पहले करवा सकती है वो, 18 के बाद नहीं करवा सकती। और लड़का सर 21 साल के पहले करवा सकता है? हाँ लड़का 21 साल के पहले करवा सकता है। सर मैं आपको रेफरेंस भेजूंगा, एक बार आप चेक कर लीजिए, पता नहीं हो सकता है किसी और टेस्ट में हो वो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर अब हम इसी को यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। हाँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू सर।